बात करेंगे फिल्म कला की, काला की नहीं जो रजनीकांत की फिल्म थी। ये और बात है कि दोनों ही इंसानों के मन के कालेपन को एक्सप्लोर करती है फिल्में हैं। कला नेटफ्लिक्स पर नई नई आई है, हिंदी फिल्म है, पीरियड फिल्म है। 40s 50s के हिंदी सिनेमा में जो सिंगर्स हुआ करते थे उनका बैकड्रॉप है। इसमें मेन लीड है तृप्ति डिमरी जो लैला मजनू और बुलबुल में नज़र आ चुकी हैं। इरफान के बड़े बेटे बाबिल है, इससे अपना डेब्यू कर रहे हैं। इस फिल्म को डायरेक्ट किया अन्विता दत्त ने। पिछली फिल्म भी उनकी बुलबुल थी और वो सुपर नेचुरल थ्रिलर थी, बहुत सराही गई थी। कैसी फिल्म है कला, एक छोटा सा जवाब है इसका। सबसे पहले तो ये एक कॉमेडी नहीं है, एक्शन यूजुअल ड्रामा टाइप फिल्म भी नहीं है, ना रोमांस है, ना थ्रिलर है, ना ये म्यूजिकल है, बावजूद इसके कि म्यूजिक के बैकड्रॉप पर बनी फिल्म है। कला एक मनोरंजक फिल्म नहीं है। इसकी गूंज पूरी मानव सभ्यता तक जाती है। ये फिल्म आपको झकझोरती है, आपको पागल करती है, डराती है, आपके होश उड़ाती है। आधे रास्ते तक जब आप आते हैं फिल्म में तो ये आपको तंग करती है, क्योंकि आप इंगेज नहीं हो रहे होते हैं इससे, ना एक्टिंग के लेवल पे, ना डायरेक्शन के लेवल पे, स्क्रिप्टिंग के लेवल पे आप इंगेज होते हैं। लेकिन जब अंत आता है तो अंत तक आते आते आपको ये दुख में डुबो देती है, और अपने आप में दुख भी एक मजबूत रस है जिसमें ये कामयाब होती है। नेटफ्लिक्स इस फिल्म के डिस्क्रिप्शन में छोटे से में लिखता है दिस फिल्म इज़ डार्क, तो ये उसका अप्रोप्रिएट डिस्क्रिप्शन है। फिल्म का प्रोडक्शन डिज़ाइन और सिनेमेटोग्राफी बहुत अच्छी सुंदर है। तो क्विक रिव्यू यहाँ ख़त्म होता है, आप फिल्म को देखिए। अगर फिल्म पर कुछ और बातें जानना चाहते हैं तो आप रुक सकते हैं। मैं बहुत जल्दी से इसके 8 बातें आपसे साझा करूँगा। सबसे पहले तो फिल्म का शीर्षक कला बहुत इंट्रीगिंग और बहुत इंटरेस्टिंग शीर्षक है। इसका मतलब होता है गाना बजाना या ऐसे रोज़मर्रा के बहुत सारे काम या क्राफ्ट। वात्स्यायन ने उसने कुल 64 कलाएँ बताई है, और भारतीय साहित्य में प्रबंध कोश और शुक्र नीति सार नाम के ग्रंथ हैं, उनमें भी 64 कलाएँ बताई गई है। महात्मा बुद्ध के जीवन चरित्र पर जो ग्रंथ है ललित विस्तार, उसमें 86 कलाएँ गिनाई गई है, या इससे भी ज़्यादा है। मुख्य बात यह है कि कलाओं का एक अर्थ होता है गाना बजाना और एक अर्थ होता है छल या कपट करना। आमतौर पे ये नहीं ज्ञात है, ये भी एक कला है, छल या कपट से कुछ प्राप्त करना, कुछ अर्जित करना। तो ये फिल्म है, ये इन दोनों ही तरह की कलाओं के बारे में है, गाना बजाना और छल या कपट। कला 1940s की कहानी है, जब संभवतः बम्बई नहीं कलकत्ता फिल्म इंडस्ट्री की राजधानी हुआ करती थी, और तब अच्छे घरों की महिलाएं गाती बजाती नहीं थी, ऐसा माना जाता था। फिल्म में गायिका कला जो हैं, उसकी माँ है उर्मिला मंजूश्री, वो कहती है, और उसकी एक बात है जो फिल्म का सार भी है, कि नाम के आगे पंडित लगना चाहिए, उसके पीछे बाई नहीं लगना चाहिए, तभी कुछ बन सकोगी। तो ये इसी से समझ में आ जाता है कि महिलाओं की क्या स्थिति है यहाँ पे। पुरुष ही है वो ही संगीत घराने को लीड कर सकता है, और ऐसे वक्त में कला नाम की लड़की कैसे कामयाब होती है, कैसे टॉप की सिंगर बनती है, इतनी टॉप की कि पीएम के साथ, प्रधानमंत्री के साथ फ्रंट पेज पे अखबारों में इसकी फ़ोटो छपती है। लेकिन धारा के विरुद्ध जाके पहाड़ की चढ़ाई उसने चढ़ी है, लेकिन उसके लिए उसको कुछ न कुछ समझौते करने पड़े होंगे, और कपट कला का इस्तेमाल किया उसने होगा। ये सब हम फिल्म में देखते हैं। एक लड़की जिसे उसकी माँ प्यार नहीं करती है, क्योंकि उसकी माँ की चाहत है कि बेटा हो जो म्यूज़िक लेगेसी को आगे लेके जाए, लेकिन वो स्थिति है नहीं, और पुरुष प्रोटेजी उसको नज़र आते हैं, उनकी वो सराहना करती है, बेटी को हिकारत से देखती है। ऐसे में एक लड़की के अंदर कैसा विस्फोटक मानसिक वातावरण निर्मित होता है, ये इस फिल्म में हमको नज़र आता है। ये इसका हाई पॉइंट है। फिल्म में बाद के कुछ हिस्सों में तृप्ति जैसे एक्सप्रेस करती है, वो बहुत अच्छा होता है उनका तरीका। अन्विता की फिल्मों में तृप्ति है वो एक्सट्रीम मेंटल और फिजिकल ट्रॉमा से गुजरती हैं, जितना कि आम फिल्मी अभिनेत्रियों को गुजरते हुए मैंने हाल के दौर में नहीं देखा है। इरफान के बेटे बाबिल की ये डेब्यू फिल्म है। उन्होंने पंजाब के एक म्यूज़िक प्रोडिजी का रोल किया है, संगीत विशारद टाइप आदमी हैं, लेकिन वो जो संगीत विशारद होना है, जो इतनी उच्चता है, उसको ओन नहीं कर पाते हैं। फिल्म में उनका एंट्री सीन है जिसमें वो बैठ के परफॉर्म कर रहे हैं, और लेकिन वहाँ उन्हें बहादुरी से कैमरे के आगे एक्सपोज नहीं किया जाता है, उनको छुपाया जाता है, कभी रोशनी के नीचे, कभी अंधेरे के पीछे। और बतौर अभिनेता उनका केस है थोड़ा सा, मैं ये नहीं कहूँगा कि होपलेस है, लेकिन वो अभी अनगढ़ हैं, उनको अपने आप को गढ़ना पड़ेगा, उनको अपने आप को खूब जलाना पड़ेगा कुंदन बनने के लिए। ये फिल्म सिंगर्स की कहानी है, लेकिन म्यूज़िक इसका मजबूत पक्ष नहीं है। न तो गाने ऐसे हैं जिनको आप बार बार सुन सकते हैं, न ही इन गानों को परफॉर्म करने वाले कन्विंसिंगली ऐसे पोर्ट्रे हो पाते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए स्क्रिप्ट में जो म्यूज़िकली हाई पॉइंट है वो जगन है, वो रीड है, कि इतना ज़बरदस्त परफॉर्मर, म्यूज़िक प्रोटेजी, जब वो गाएगा तो लोग हैरान हो जाएं, अचरज में पड़ जाएं, और बार बार सुनने की इच्छा हो, ऐसा हो। लेकिन जब आप उसका पहला परफॉर्मेंस देखते हैं तो ऐसा नहीं होता है, उसको छुपाया जाता है, उसके होठों को चलते हुए आप साफ तौर पे नहीं देख पाते हैं। लेकिन
आप प्योरली मसाला फिल्मों को अगर देख लेना तो ये बहुत अच्छे से कर ले गए इस चीज़ को। जैसे कि एक गाना है मैं हूँ नंबर 1 गवैया, आपको याद होगा, साजन चले ससुराल, डेविड धवन की फिल्म थी, उसका गाना था। उसमें गोविंदा का किरदार होता है श्याम सुंदर, जो गांव से शहर आता है म्यूज़िक में कुछ बड़ा नाम बनने के लिए, और वो क्या करता है, एक उस्ताद उसको सीधा चैलेंज दे देता है। उस्ताद होते हैं शक्ति कपूर। अब वो उस्ताद ऐसा है कि वो उस्ताद है बहुत बड़ा, ये साबित करने के लिए वो एक सीन में बांसुरी भी बजा रहा है और अगले ही पक्ष में वो वीणा बजा रहा है, और ये पूरी तरीके से फेक है। वो जिस तरीके से अंगुलियां थरका रहा है, जिस तरीके से आलाप ले रहा है, वो सारा आप रीड कर सकते हैं कि उनकी सारी चीज़ें गड़बड़ है, लेकिन वो ऐसी कारीगरी है उस कमर्शियल फिल्म मेकर की और उस एक्टर की, को निभा ले जाते हैं और पूरी तरीके से एक्सपोज्ड हो के रिझा के लेके जाते हैं। एक एक्टर का पूरी तरह एक्सपोज होना ये बहुत बड़ी बात है। इवन चैतन्य तमाणी की जो फिल्म है द डिसाइपल, जो इस विषय पे बनी, बहुत ज़बरदस्त फिल्म है, उसमें भी जो ओपनिंग सीन है जिसके अंदर एक सम्मेलन दिखाई देता है, उसमें काफ़ी देर तक कैमरा दूर से दिखता है और वो परफॉर्मेंस चल रहा होता है, गायक गा रहा होता है, रागें ले रहा होता है, वो दूर से दिखाते, क्योंकि वही एक तरीका है जिसमें आप दर्शक की विवेचना से बचा के कैरेक्टर को इस्टेब्लिश कर दें। लेकिन बाद में वो भी एक्सपोज करते हैं और लंबे समय तक वो जो बातें कैरेक्टर गा रहा है आप उसके होठों के साथ उसको कनेक्ट कर रहे हैं, वो एकदम परफेक्ट पाते हैं। डायरेक्टर अन्विता की पिछली फिल्म बुलबुल में एक सीन होता है जो मुझे अब भी याद है, जिसमें एक नन्ही सी बच्ची होती है बुलबुल, उसको दुल्हन बनाया जा रहा है, उसकी शादी की जा रही एक बड़ी उम्र के आदमी के साथ में। उसकी पिशी माँ उसको बिछुए पहना रही, तो वो कहती है पिशी माँ ये बिछुए क्यों पहनते हैं? तो पिशी माँ उसे बिछा पहनाते पहनाते जवाब देती है कि क्योंकि यहाँ पे एक नस होती है, उसे दबाव नहीं ना तो लड़की उड़ जाती है। तो बच्ची मासूम सवाल पूछती है कि चिड़िया के जैसे? तो मुस्कुरा रही पिशी माँ है वो गंभीर हो जाती है, उसके चेहरे की हंसी उड़ जाती है और बोलती है नहीं, वश में करने के लिए होते हैं बिछुए। तो बुलबुल से लेके कला तक अन्विता स्त्रियों के साथ वही ऐतिहासिक और सिविलाइजेशनल जो जातियाँ हैं उनको दिखाती हुई चल रही हैं। सभ्यताओं ने उनके साथ क्या अन्याय किए हैं वो अपनी फिल्मों के जरिए बता रही हैं और बहुत ट्रेजिक तरीके से बता रही हैं। सशक्त तरीके से भी किरदार आगे आते हैं लेकिन अंततः ट्रेजिक रूप से बताते हैं, जिससे हमें लगे कि अन्याय भयंकर ही हुआ है, ये हमारे मन में कहीं ना कहीं घर करे। कहीं ना कहीं विशाल भारद्वाज जैसा जोन उनकी फिल्मों का है, लेकिन अन्विता का पूरा अपना अलग ही अंदाज है और वो एक अलग गढ़ती हुई चल रही है अपना कला का जो है उसको आगे वो कैसा काम करती है उसको देखना रोचक होगा। फिल्म में कुछ फ्रेम्स और रूपक जरूर हैं जो बहुत इफेक्टिव हैं, देखने में इंटरेस्ट आता है। जैसे कि कला रिक्शा पे कहीं जा रही है और उसके मन में कुछ उमड़ घुमड़ सवाल चल रहे हैं, उसका प्रतिबिंबित करता हुआ सा शॉट आता है, नीचे से कैमरा शॉट लेता है और रिक्शा पे बैठी है और बहुत स्लो मोशन के अंदर आप देखते हैं। फिर बर्फ़ का रूपक है बहुत बड़ा, हिमाचल को एक जगह बनाना जहाँ से उर्मिला आती है और कला आती है, और शायद इसी वजह से कि बाद में बर्फ़ का रूपक उसकी ज़रूरत पड़ेगी। बर्फ़ का रूपक तब यूज़ होता है जब कला का गुजरा आती तो उसके सर पे प्रेत की तरह आके खड़ा हो जाता है। तो सामान्य सरफेस के ऊपर वो चल रही तो ऐसा लगता है कि बर्फ़ गिरी है उस पर चल रही है, तो पैर उठा उठा के चलती है, जबकि सामान्य आंगन होता है, रिकॉर्डिंग रूम होता है और सामान्य तापमान में वो ठंड में कांपने लग जाती है। और फिर एक सीन है जहाँ पे म्यूज़िक कंपोज़र है वो संगीत के साधना के माने जाने वाले क्षेत्र में एक गायिका का शोषण करता है छत पे। तो कैमरा आके एक बालकनी सी होती है, उसकी दीवार पे कोने में 2 मूर्तियाँ लगी होती है शैतानों की, तो उसमें शैतान की मूर्ति के चेहरे पे आकर रुक जाता है और वो बहुत अच्छे से समझाता है कि पीछे क्या हो रहा है। और ठीक उसी समय आसमान होता है तो काला घना हो जाता है, वो आपकी नज़रों को ठिठका देता है, आपका मन करता है आप देखते रहो और जो चल रहा है कहानी के जोन में उसको उससे जोड़ के देखो, आपको आनंद आता है ये देखते हुए। इसी तरीके से पहाड़ी इलाके जहाँ हिमाचल के शॉट्स बताए गए हैं वहाँ पे बर्फ़ है और धुंधलके के जो सीन्स हैं वो बहुत इंटरेस्टिंग है। एक सीन है जिसमें जगन के किरदार का लास्ट एक्ट जो होता है वो आप पे बहुत इंप्रेशन छोड़ता है। तो वर्ल्ड सिनेमा में जो आप एक्सट्रीम कला फिल्में देखते हैं कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि हम उस जोन में हैं, थोड़ा थोड़ा अच्छा लगता है कि अच्छा कहीं ऐसी फिल्म तो मैं नहीं देख रहा हूँ। खैर आखिरी बात ये है कि कला को समझने या कंज्यूम करने का सबसे बेस्ट तरीका ये है कि आप इसको एंटरटेनमेंट के नज़रिए से बिल्कुल ना देखें। आप किरदारों की मनोदशा पे फोकस करिए, एक्टर्स के चित्रण पे मत करिए, निर्देशन पे मत करिए, स्क्रिप्टिंग पे मत करिए, उनमें आपको खामियां मिल सकती हैं। आप जब पूरी फिल्म देख लें तो उसका जो डार्क एंड है उसके नज़रिए से रिवाइज करिए कि आपने क्या देखा और क्यों देखा। और फिल्म में जो कला का पात्र है उसके डिप्रेशन को, उसके मन की डीप स्थिति को समझने का प्रयास करिए। मूल रूप से फिल्म का सार वही है। और अंत में जब आप विचलित हो जाते हैं तो सोचें कि हमारी सभ्यताओं में जो अनगिनत स्त्रियों की मनोदशा है वो इससे कितनी गुना ज़्यादा थी तो वो कैसी रही होगी और उनको कैसा महसूस हुआ होगा। ये फिल्म उन्हीं मनोदशाओं को, उन्हीं पीड़ाओं को ट्रेस करती है। थैंक यू।